राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए हरियाणा जीके का ऐसा शानदार टॉपिक जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और ये दो टॉपिक आज पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जैसे हरियाणा की संगीत और कला, और संगीत की बात आई है तो सांग से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो हरियाणा का संगीत और सांग से जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। देखो, कभी आपको संगीत कला से मिलेगा, कभी आपको सांग से मिलेगा, जिसको हम स्वांग भी बोलते हैं। उससे आपको देखने के लिए मिलने वाला है आपके एग्जाम में। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो जो चीजें आपके एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, उन सभी को आज वाली क्लास में हम याद करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से बता रहा हूं, क्योंकि इनको कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। और जिस टॉपिक को कम स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चंस आता है तो आपका स्कोर उन स्टूडेंट से ऊपर जाता है। और सिलेक्शन कैसे होता है? बाकी स्टूडेंट से ऊपर जाने पे, आपको ज्यादा नंबर लेने पे। ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरियाणा की संगीत कला के बारे में जानते हैं। संगीत शब्द का नाम आते ही आपके दिमाग में आता है जो भाई संगीत है वो कहां पर आया है। मैंने जब आपको वेद पढ़ाए थे उस समय ये बात बताई थी कि जो संगीत है वो किस में है? सामवेद में है। तो जो सामवेद है वो किससे संबंधित हो जाएगा? संगीत से संबंधित हो जाएगा। ठीक है जी। सामवेद है वो संगीत से संबंधित हो जाएगा, जिसमें संगीत के बारे में बात की गई है। तो संगीत का जनक या रचनाकार कौन हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। अब बात करते हैं यमुनानगर के शुद्ध की। देखो, ये आपसे एग्जाम्स में पूछेगा, ये नाम पूछेगा, इस स्थान का नाम पूछेगा। यमुनानगर के शुद्ध की बात करते हैं। यहां पर क्या हुआ था? यहां से सेकंडवी जो शताब्दी है, दूसरी जो शताब्दी है, उसकी एक मूर्ति मिली है। और उस मूर्ति में क्या है कि एक बैलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है और उसके हाथों में क्या है? वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र मतलब जो संगीत बजाने वाला यंत्र होता है, इस प्रकार से जो बजाया जाता है, वो उसके हाथ में मिला है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? संगीत से संबंधित हो जाएगा। भाई, जो भी चीज है, संगीत का मतलब ही क्या होता है? संगीत का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी ध्वनि जिससे हमें रिलैक्स मिलता है, अच्छी सी ध्वनि। ठीक है, कोई अच्छा सॉन्ग सुनते हैं तो मजा आ जाता है ना। कोई भी ऐसी ध्वनि, कोयल बोलती है, बड़ा प्यारा बोलती है तो भी अच्छा लगता है। चिड़िया है वो सुबह सुबह चहकती है तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? संगीत बोलते हैं। संगीत हर चीज में है। ठीक है, ये आवाज है, ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट को अच्छी लगे तो उनके लिए ये मधुर संगीत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हर एक आवाज क्या होती है? संगीत होती है। तो दूसरी शताब्दी की जो मूर्ति मिली है जिसमें एक आदमी है, बैलगाड़ी में बैठा हुआ है और उसके हाथ में वाद्य यंत्र है। तो आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि बैलगाड़ी में बैठे हुए आदमी जिसके हाथ में वाद्य यंत्र है वो कहां से मिला है? तो ये यमुनानगर के शुद्ध से मिला है भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हिसार अग्रोहा की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। यहां से अग्रोहा में 9वीं शताब्दी के अंदर की अग्रोहा में 7 स्वर लिखे मिले। एक ईंट पर सारे गामा पाधानी सा। ठीक है जी। तो आपने सुना होगा सारे गामा पाधानी सा। तो ये क्या है? संगीत के स्वर है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सारे गा पा मा धी ना। ठीक है, तो ये संगीत के 7 स्वर लिखे मिले हैं। तो 7 स्वर लिखे हुए मिले हैं और ये किसके ऊपर लिखे हैं? एक ईंट के ऊपर लिखे गए हैं। किसके ऊपर लिखे गए हैं? एक ईंट के ऊपर। तो एक ईंट के ऊपर, या आपसे ऐसे पूछेगा कि हमारे हरियाणा में ईंट के ऊपर लिखे संगीत के स्वर कहां से प्राप्त हुए हैं? उन स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7 स्वर लिखे गए हैं। ठीक है, 7 स्वर लिखे गए हैं, 9वीं शताब्दी का है, ईंट के ऊपर लिखे गए हैं। कहां से प्राप्त हुई है? हिसार के अग्रोहा से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ईंट के ऊपर 7 स्वर लिखे गए हैं, 9वीं शताब्दी अग्रोहा हिसार से हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां से दूसरा बात करें, 9वीं शताब्दी की है, तो यहां पर 9वीं शताब्दी के अंदर मर्त भांड मिला है।
मर्द भांड का मतलब क्या होता है? मर्द का मतलब क्या होता है? मिट्टी, और भांड का मतलब क्या होता है? बर्तन। हमने क्या बोलते हैं? अरे भांडे, ठीक है। तो भांडे का मतलब क्या होता है? बर्तन की बात हो रही है। तो मर्द भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। इसका अर्थ भी याद रख लेना, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो मिट्टी का बर्तन मिला है जिसके ऊपर संगीत के स्वर लिखे हुए थे, जिनको शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी थी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मर्दभांड मिला है या मिट्टी का बर्तन मिला है जिसके ऊपर संगीत के स्वर लिखे गए थे, या आप बोल सकते हो कि भाई शास्त्रीय संगीत की क्या थी? उनकी जानकारी थी। तो यह भी कहां से प्राप्त हुआ है? हिसार के अग्रोहा से प्राप्त हुआ है। यह अपने को ध्यान रख लेना है। ईंट मिली है, ईंट भी किससे बनती है? मिट्टी से बनती है। मर्दभांड जो भांडा है, बर्तन है, वो किससे बन रहा है? वो भी मिट्टी से है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। दोनों के दोनों 9वीं शताब्दी में अग्रोहा से संगीत से संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फरीदाबाद के ऊपर चलते हैं। फरीदाबाद के सिही ग्राम में, ये जो फरीदाबाद का सिही गांव है वो किससे संबंधित है? सूरदास जी से संबंधित है। आप सभी को पता है सूरदास जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सूरदास है किसके समकालीन थे? ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, ठीक है। जो सूरदास जी हैं वो किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इसका मतलब है कि जिस समय अकबर का शासनकाल था उस समय ये संगीत करते थे। तो ये अपने को ध्यान रख लेना, ग्राम कौन सा हो जाएगा? इनका सिही ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा सूरसागर लिखी गई है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। कृष्ण भक्ति हो जाएगी। अब सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो हरिदास और वल्लभाचार्य जी क्या हो जाएंगे? इनके गुरु हो जाएंगे। ये वाला भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहां पर हरियाणा में है ना, गुरुओं को महत्व दिया जाता है। गुरु का मतलब क्या होता है? कोच, समझ रहे हो? तो जो कोच होता है, जो सिखाता है, ठीक है, उसको क्या है? महत्व दिया जाता है। तो याद रख लेना सूरदास जी के गुरु कौन है? हरिदास जी और वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, रेवाड़ी के बारे में बात करते हैं। क्या है कि भाई रेवाड़ी से क्या है? कल्लन खान के गुरु कौन है? हुद्दू खान। तो सबसे पहले तो कल्लन खान है वो कहां से संबंधित है ऐसे पूछा जाएगा तो ये रेवाड़ी से संबंधित हो जाएंगे। और इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? हुद्दू खान हो जाएगा। और ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे, घराने से नहीं भाई, घराने से, ठीक है। तो कौन से घराने से? ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये ग्वालियर से संबंधित थे, तो ग्वालियर घराने से थे, ठीक है। और कौन से जिले? रेवाड़ी से संबंधित हो जाएगा। और इनके गुरु का नाम क्या था? कल्लन खान के गुरु का नाम क्या था? हुद्दू खान, ठीक है जी, ठीक है। तो याद कर लेना कल्लन खान जो क्या है कि जिनको ख्याल गायक बोला जाता है, जो भारतीय और फारसी का मिश्रण करते थे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यह अपने गुरु का नाम और कौन से घराने से और कौन से कहां से थे? रेवाड़ी से। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। अंबाला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए, इसको देखिए अच्छे से। क्या है कि जौहर बाई है वो कहां की गायिका थी? तो जौहर बाई है वो अंबाला की गायिका थी, जौहर बाई, ठीक है। जोहराबाई है, आपने सुना भी होगा, एक काफी गानों में आता है जोहराबाई के बारे में। तो जोहराबाई है वो कहां की गायिका हो जाएंगी? ये अंबाला की गायिका थी, ठीक है। उत्तर मुगल काल में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गजल गायिका से संबंधित है, ठीक है। और गजल है ना वो मोस्टली अरबी भाषा में है, ठीक है। अरबी भाषा में क्या बोल सकते हैं उसको? आप बोल लो कि भाई मेनली है ना गजलें है ना उर्दू में अच्छी लगती हैं। जो मुगलों वाली भाषाएं थी ना उनमें ज्यादा अच्छी लगती हैं गजलें, क्योंकि उन्हीं की थी, ठीक है, समझ रहे हो। तो अरबी भाषा में जिसका अर्थ होता है औरतों के बारे में बात करना, ठीक है। चलो ठीक है, ये आप देख सकते हो, लेकिन बस ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जोहराबाई कहां से थी? अंबाला से। बाकी आप देख लेना, ये पूरी की पूरी पीडीएफ है वो आपको मिलेगी, इसकी टेंशन मत लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब फतेहाबाद के बारे में बात कर लेते हैं कि फतेहाबाद की बात आई है तो पंडित जसराज जी, ठीक है जी, पंडित जसराज जी हैं वो फतेहाबाद से संबंधित है।
यहां से आपके एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो देख लेते हैं। मैंने वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या आपके एक्सपेक्टेड हैं कि जो आ सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी है ना, एक बार कंप्लीट होने के बाद सारी चीजों का हम रिवीजन कर रहे होंगे, तब और चीजें नहीं आएंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा निकल के। ठीक है। इनके द्वारा जो लिखी गई है पिल्ली मंडोर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म है 28 जनवरी 1930 को हुआ था। इनकी मृत्यु है 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में हुई थी। ठीक है। और इनका संबंध किससे था? शास्त्रीय संगीत से था। ठीक है। स्वर सम्राट की उपाधि भी दी गई है। पंडित जसराज जी के बारे में तो आप सभी जानते हो, इनके बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां से संबंधित थे? फतेहाबाद से, पहली चीज। ठीक है, फतेहाबाद के पिल्ली मंडोरी से। इसके अलावा बात करते हैं हमें कि भाई हमारे स्वर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? शास्त्रीय संगीत के स्वर सम्राट के नाम से पंडित जसराज जी को जाना जाता है। और इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था। ठीक है। चलिए, ये पद्म विभूषण, पद्म श्री, ठीक है, और पद्म भूषण, ये तीनों सम्मान मिले हैं पंडित जसराज जी को। भारतीय खगोलीय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है। भारतीय खगोलीय संघ द्वारा 11 नवंबर 2006 में खोजे गए हीन ग्रह का नाम है पंडित जसराज जी के नाम पर रखा गया है। तो 2006 में जो हीन ग्रह खोजा गया है ना, भारतीय खगोल संघ के द्वारा, हीन ग्रह, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? पंडित जसराज जी के नाम पर रखा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, डेट भी याद रखनी है, 11 नवंबर 2006। ठीक है। इनका उपन्यास है जो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, वो क्या हो जाएगा? जुगलबंदी की गई है। ठीक है। उपन्यास का नाम क्या है? जसरंगी। जसराज जी नाम से ही पता चल रहा है, जसरंगी। ठीक है। मेनली है, एक तो ये डेट याद रख लेनी है, एक जन्म वाली डेट, और एक कहां से संबंधित थे? पिल्ली मंडोरी, फतेहाबाद से संबंधित थे। ठीक है। चलिए, अब सोनीपत है पंडित लक्ष्मीचंद जी, ये जो एक प्रसिद्ध सांगीत है। ठीक है। सांग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। प्रसिद्ध सांगीत है, जिंद जिले के कई गांवों के नाम है संगीत सुरों पर है। ठीक है जी। तो जिंद जिले के बहुत सारे नाम रखे गए हैं संगीत के सुरों के ऊपर, और इनको सूर्य कवि भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत बार एचएसएससी ने पूछा है, तो क्या हो जाएगा भाई? लक्ष्मीचंद जी हो जाएंगे। लक्ष्मीचंद जी। हरियाणा के शेक्सपियर, दीपचंद बहमन, ये भी एचएसएससी के द्वारा काफी बार पूछा गया है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, याद रख लेना, सूर्य कवि लक्ष्मीचंद जी और हरियाणा के शेक्सपियर कौन हो जाएंगे? दीपचंद बहमन जी हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हरियाणा के सांग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सांग होता क्या है? एक स्टेज बनाया जाता है, और स्टेज के ऊपर किसी का रूप लेकर कलाकारी करना, एक्टिंग करना, उसी को सांग या स्वांग बोला जाता है। किसी दूसरे के चरित्र सौंदर्य कला को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सांग बोलते हैं। भाई मेकअप कर लिया, किसी की तरह दिख रहा है, कपड़े पहन लिए, फिर उस प्रकार से एक्टिंग करना, उसी को सांग या स्वांग बोला जाता है। तो ये सांग तो आपने देखा भी होगा, जब आप अटपटे कपड़े पहन लेते हो ना, तो घर वाले बोलते हैं अरे क्या सांगी बना डोल रहा है। ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है। ठीक है। हरियाणा का लोकनाट्य है, इसके बारे में तो हमने कल भी पढ़ा था। हरियाणा का लोकनाट्य कौन सा हो जाएगा? सांग या स्वांग। स्वांग या सांग दोनों का एक ही मतलब है, एक ही नाम है, ये समझ लो, सांग या स्वांग हो जाएगा। नाट्य शब्द की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा से हुई है, ऐसा माना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी। तो ब्रह्मा जी हैं, वो आप सभी को पता है, नाटक करने में एक्सपर्ट थे। तो नाट्य शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? ब्रह्मा से हुई है। अब सांग की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन काफी बार गलत हो जाता है। बहुत सारी बुक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा 1750। ठीक है। लेकिन एचएसएससी ने एक एग्जाम करवाया था, उसमें 1730 इसका आंसर माना था। ये एचएसएससी के अनुसार है, लेकिन अगर 1715 भी दिया हुआ है तो 1715 भी ठीक होगा। इसके पीछे का रीजन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि 1715 में हमारे हरियाणा में ये सांग फैल रहा था, लेकिन हमारे पूरे भारत में है वो
1930 तक पूरे भारत में होने लगा था, और ये आधुनिक ग्रंथों के अनुसार है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो सांग की शुरुआत अगर हरियाणा में पूछे कि हरियाणा में सबसे पहले सांग की शुरुआत कब हुई थी, तो 1715 में हरियाणा में सांग की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और पूरे भारत में ये सांग कब फैला था, ये 1730 में फैला था भाई, पूरे भारत में जो होने लगा था। ठीक है जी। सांग की खोज किसने की थी, सांग की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो रिपर्ड टेम्पल क्या हो जाएगा जिसने सांग की खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांग की खोज किसके द्वारा की गई थी, रिपर्ड टेम्पल के द्वारा है, वो सांग की खोज की गई थी रिपर्ड टेम्पल के द्वारा। ठीक है, लेकिन देश में सांग की शुरुआत किसने की, अब देश में शुरुआत कहां से हुई, अभी मैंने आपको बताया हमारे हरियाणा से शुरुआत हुई, तो हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की थी, किशन लाल भट्ट जी ने की थी। ठीक है, किशन लाल भट्ट जी ने की थी भाई, किशन लाल भट्ट। ठीक है, ऐसे आए ये लिखा हुआ। ठीक है, तो किशन लाल भट्ट जी ने की थी, यह इंपॉर्टेंट है। देश में या हरियाणा में, क्योंकि सबसे पहले हरियाणा में शुरुआत हुई है, तो देश में या हरियाणा में सांग की शुरुआत है वो किशन लाल भट्ट जी ने की थी। लेकिन ये हरियाणा के व्यक्ति नहीं थे, यूपी के व्यक्ति थे, यूपी में मेरठ के थे भाई। ठीक है, यूपी में मेरठ के थे, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। किशन लाल भट्ट जी ने ही सांग को क्या किया था, प्रसिद्ध किया था, दूर दूर तक पहुंचाना स्टार्ट किया था 17वीं 18वीं शताब्दी में। लेकिन क्या हुआ, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि हरियाणा राज्य में प्रथम सांगी किशन लाल भट्ट हो जाएगा, ये तो हो गया, लेकिन हरियाणा राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो सांगी बने थे, भाई किशन लाल भट्ट जी हैं, उन्होंने हरियाणा से शुरुआत जरूर की थी, लेकिन वो यूपी मेरठ से थे। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि हरियाणा राज्य के प्रथम व्यक्ति यानी कि जो हरियाणवी था वो कौन था जिसने सांग की शुरुआत की थी सबसे पहले, तो प्रथम सांगी थे दीपचंद बहमन जी। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, दीपचंद बहमन जी हो जाएंगे हरियाणा के व्यक्ति प्रथम सांगी। ठीक है, हरियाणा के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, लेकिन हरियाणा में शुरुआत किशन लाल भट्ट जी ने की थी, ये हरियाणवी थे। दोनों में कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। सांग के कितने वर्ग होते हैं, तो इसके 2 वर्ग होते हैं। एक तो क्या होता है कीर्तन शैली, और दूसरा होता है नौटंकी शैली। कीर्तन शैली जो कीर्तन करते हैं, नौटंकी शैली जो नौटंकी करते हैं। ठीक है, ये जो गाँव में आते हैं ना, आपने देखा होगा गाँव में नाटक दिखाने के लिए आते हैं, अलग अलग प्रकार की जो क्या है रूप बनाकर दिखाते हैं। बचपन में तो बहुत आते थे, हमारे बचपन में 90s में भाई बहुत ज्यादा आते थे, अब तो शायद पता नहीं आते या नहीं आते, बाई चांस ही आते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार से बन के आते थे, कभी कुछ बन के आते थे, कभी कुछ बन के आते थे, उनके पीछे पीछे हम भागते रहते थे, हमारे पीछे कुत्ते भागते रहते थे। ठीक है जी, क्योंकि वो इस प्रकार से पहन के आते थे कपड़े कि कुत्ते भी रच जाते थे, तो वो भी भोगते रहते थे, हम भी उनके पीछे भागते रहते थे, बड़ा मजा आता था, आनंद। देवर भाभी बन के आते थे, कभी अलग अलग प्रकार से नारायण बन के आते थे, तो ये चीज है। तो सांग बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता था। आजकल तो भाई सबकी जगह है ना, इस डिब्बे ने ले ली, ये जो डिब्बा है ना इसने सबकी जगह ले ली, सबको खा गया है, हर चीज को खा गया, किसी को नहीं छोड़ा, ना खेल कूद को छोड़ा, ना किसी भी चीज को छोड़ा है, ना दोस्ती यारी बैठना उठना। अब तो सिर्फ दोस्ती यारी भी है जो अलग अलग ही प्रकार की है। ठीक है, सच में खा गया ये अच्छे के लिए बना था, लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत करना स्टार्ट कर दिया, लगे रहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो सांग से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहले सांग लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है, मैंने आपको बताया ना, एक स्टेज सा तैयार किया जाता है और उसके ऊपर किया जाता है, तो सांग है वो लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, सांग में लगभग 20-30 व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। जब बड़ा सांग हो रहा होता है तो उसमें 20-30 व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सांग की शुरुआत से पहले देवी भवानी की पूजा की जाती है, देवी भवानी है उसकी पूजा की जाती है सांग की शुरुआत से पहले। सांग के शुरू में 4 लाइनों की कविता होती है, जिसको क्या बोला जाता है, चंबोला बोला जाता है। ठीक है, एक चौपाई होती है 4 लाइन की, जिसको क्या बोला जाता है, चंबोला बोला जाता है सांग की शुरुआत में। चंबोला श्रेणी के जनक कौन थे, तो हरदेव स्वामी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी,
चंबोला। चंबोला समझ गए कि भाई जो सांग की शुरुआत में जो लाइन बोली जाती है, ठीक है, कि परफॉर्म करने से पहले जो लाइन बोली जाती है ना, उसको बोलते हैं चंबोला। तो चंबोला श्रेणी की जनक कौन है या उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हरदेव स्वामी जी के द्वारा है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चंबोला के बाद में नृत्य किया जाता है, यानी कि जो भी कर्तव्य है वो करके दिखाया जाता है, बिना बोले, जिनका नाम होता है गूंगा घमोड़ा। ठीक है जी, जिसका नाम क्या होता है? गूंगा। गूंगा का मतलब होता है जो नहीं बोलता, तो गूंगा घमोड़ा हो जाएगा, घूम घूम के डांस करके दिखाया जाता है, तो इसलिए इसको गूंगा गूंगा घमोड़ा बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद सांग। सांग का मेन पात्र कौन सा होता है? ये एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए लिखे हुए हैं। तो सांग का जो मेन पात्र होता है वो क्या होता है? बेड़ेबंद। क्या होता है? बेड़ेबंद होता है सांग का मेन पात्र। मेन मतलब मुख्य। मेन का मतलब क्या होता है? मेन का मतलब होता है मुख्य होता है। तो मुख्य पात्र कौन होता है? बेड़ेबंद होता है। जहां पर सांग सिखाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेड़ा। कहां पर? बेड़े में। कहां पर सिखाया जाता है? बेड़े में। तो उसको क्या बोला जाता है? बेड़ा। जहां पर सांग सिखाया जाता है उसको बेड़ा कहा जाता है, और सांग का जो मेन पात्र होता है उसको क्या कहते हैं? बेड़ेबंद बोलते हैं। हरियाणा का सबसे पहला सांग कौन सा था? रामलीला या रासलीला। ठीक है, पहले गांवों में आते थे ना रामलीला दिखाने के लिए, तो जो रामलीला या रासलीला है, तो रामलीला है राम जी की लीला होती है, रासलीला है वो कृष्ण जी की होती है। तो इस प्रकार से जो रामलीला और रासलीला होती थी वो हरियाणा का क्या हो जाएगा? पहला सांग हो जाएगा। हरियाणा का प्रथम सफल सांग किसने किया था? ठीक है जी, और उसके लेखक कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो शीला सेठानी, ठीक है जी, और इसके लेखक थे पंडित नेतराम जी। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, हरियाणा का राजकीय सांगी कौन है? राजकीय सांगी तो क्या हो जाएगा? धर्मवीर भंगाणा। ठीक है, तो धर्मवीर भंगाणा क्या हो जाएंगे? हरियाणा के राजकीय सांगी हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हरियाणा राज्य के राजकीय सांगी कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भंगाणा हो जाएंगे। अब देखिए इसके बारे में तो बाद में बात कर लेंगे, ये पीडीएफ मिलेगी, आप याद कर लेना, शिष्य गुरु। ठीक है, अब दीपचंद बहमन जी के बारे में बात करते हैं, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। पंडित दीपचंद बहमन जी, इनका संबंध शेरी खाड़ा सोनीपत से है। स्थान पूछता है कि कहां से इनका संबंध है, तो क्या हो जाएगा? शेरी खाड़ा सोनीपत से इनका संबंध हो जाएगा। ये हरियाणा के प्रथम सांगी थे, हरियाणा के। ठीक है, हरियाणवी प्रथम सांगी थे, तो हरियाणवी प्रथम सांगी ये थे भाई। ठीक है, इनके सांगों का उद्देश्य था अंग्रेजी सेना में युवाओं की भर्ती की जाए। ठीक है जी, अंग्रेजी जो सेना थी उसमें युवाओं की भर्ती की जाए। चलिए, इनको हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास भी कहा जाता है, इसके बारे में चलो आगे बात करेंगे। कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होंगे ना, मैं एक क्लास, एक नहीं 2-3 क्लास लेके आऊंगा जिसमें जिस क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है, डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि भाई थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से आंसर बदल जाता है, उसकी मैं क्लास लेके आऊंगा। ठीक है जी, तो हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास हो जाएंगे। वैसे अलग 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 पूछे तो पंडित लक्ष्मीचंद जी हो जाएंगे, ये आप सभी को पता है। ठीक है, सांग की जन्म स्थली, ये इंपॉर्टेंट है। तो सांग की जन्म स्थली कौन सी हो जाएगी भाई? सोनीपत हो जाएगी। और सांग का जो श्रवण काल माना जाता है वो 1930 से 1937 तक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो सांग का श्रवण काल है, श्रवण काल का मतलब होता है जो पीक जाती है, जो टॉप पे जब पहुंचता है, तो 1930 से 37 उसको माना जाता है। अब अहमद बख्श खां के बारे में जानते हैं। अहमद बख्श खां इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध थानेसरी से है, थानेसर से है। ठीक है, हरियाणा में रामायण के रचिता माने जाते हैं। हरियाणा जो रामायण है उसके रचिता कौन माने जाते हैं? अहमद बख्श खां हो जाएगा। ठीक है, रामायण कोरवी भाषा यानी कि जो अपनी खड़ी बोली है उसमें इन्होंने रचना की थी। ठीक है जी, कोरवी भाषा में खड़ी बोली में जो रचना है वो रामायण की किसके द्वारा की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहमद बख्श खान के द्वारा है ये की गई थी। ठीक है जी, राजाराम शास्त्री जी के द्वारा 1958 में हरियाणा लोकमंच की कहानियां बुक लिखी थी। ठीक है,
हरियाणा लोकमंच की जो कहानियां बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? राजाराम शास्त्री जी के द्वारा। कब लिखी गई? 1958 में। ठीक है, इनमें जो कहानियों का वर्णन है वो मुजरे श्रीखा में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे व्यक्ति क्या है? चलो, किशनलाल भट्ट जी के बाद जीवनी से संबंधित जो सांग प्रस्तुत किया था वो बंसीलाल सांगी जी ने किया था। किशनलाल भट्ट जी के बारे में तो आप सभी जानते हो, यूपी मेरठ से हैं। सबसे पहले भारत में हरियाणा में इन्होंने ही शुरुआत की थी। और इनके बाद जो जीवनी के ऊपर, मतलब जीवन से रिलेटेड जो, मतलब कि किसी की कहानी, जीवन की जो कहानी है, जीवनी का मतलब होता है जीवन की कहानी, उससे रिलेटेड जो सांग प्रस्तुत किया था वो बंसीलाल जी सांगी ने किया था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, सात्विक व आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बाजे भगत हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम महिला सांगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जो भी होता है हमारे हरियाणा में पूछता है, तो प्रथम महिला सांगी कौन हो जाएंगी? सरदारी बेगम हो जाएंगी, जो कहां से थी? कलायत से थी। ठीक है, सरदारी बेगम कलायत से, प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम। उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में जानते हैं, और इनके बिना तो सांग है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता हमारे हरियाणा का। देखिए क्या है, हरियाणा के अंदर सांग को लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, पहले जो कम लोग देखते थे, कम लोग समझते थे, लोकप्रिय बनाया इन्होंने। बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे, बहुत अच्छे तरीके से सांग दिखाते थे। तो हरियाणा के अंदर सांग को जो लोकप्रिय बनाया गया वो पंडित लक्ष्मीचंद जी के द्वारा बनाया गया। इनका संबंध जाटी कला सोनीपत से है, इसलिए सांग की जो जन्म स्थली है वो भी सोनीपत ही बोला जाता है, क्योंकि जो सोनीपत के लोग थे उन्होंने सांग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसको कंप्लीट करने में। ठीक है जी, इनका जन्म 1930 में और मृत्यु 1945 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को याद रख लेना है। इनके पिता का नाम अमर सिंह उर्फ उद्यमी राम हो जाएगा, माता का नाम हो जाएगा धर्मोदेवी। अब जो क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, HSSC अलग अलग तो शेक्सपियर, मतलब अगर अलग अलग पूछ रहा है कि हरियाणा के शेक्सपियर कौन है, तो पंडित लक्ष्मीचंद जी हो जाएंगे। बाकी तो हमने अभी पढ़ाई था। संपूर्ण कविता का कालिदास, देखिए ध्यान से पढ़िए, संपूर्ण कविता का कालिदास किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद जी को कहा जाता है। इनको दादा लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, इनको सूर्य कवि लक्ष्मी जी के नाम से भी जाना जाता है, संगीत के तानसेन व मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, चलिए। और मीराबाई है भाई, मैं मीराबाई के बारे में आपको बताता हूं। मीराबाई, ठीक है, मीराबाई का मंदिर कहां पर है अभी वर्तमान में? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है भाई, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहां पर है? ये राजस्थान में है, राजस्थान में है भाई। ठीक है जी, जहां पर चित्तौड़गढ़ बहुत खतरनाक किला है, मतलब बहुत बड़ा किला है, ये बड़ा शानदार है। अभी हम जाके भी आए थे, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है मीराबाई से संबंधित। ठीक है, इनको सबसे पहले जहर पिलाया गया, तो जब जहर पिलाया गया तो वो अमृत में बदल गया था। ये क्वेश्चन आता है कि जहर किस में बदल गया था? मीराबाई को जब पिलाया गया था तो जहर है वो अमृत में बदल गया था। ठीक है, फिर इनको सांप से कटवाने की कोशिश की गई, तो सांप है वो फूलमाला में बदल गया था, फूलमाला में। ठीक है, ये एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, और किसकी भक्ति करती थी ये? कृष्ण जी की भक्ति करती थी, कृष्ण जी की भक्ति। ठीक है, आप देखिए क्या है कि हो गया। सांगों के अंदर एकमात्र पद्मश्री जो मिला है वो किसको मिला है भाई? तूतीराम कौशिक जी को। पंडित लक्ष्मीचंद जी के जो बेटे हैं उनको मिला है। पंडित लक्ष्मीचंद जी के जो बेटे हैं उनको पद्मश्री मिला है, एकमात्र पद्मश्री है, जिनका नाम क्या है? तूतोराम कौशिक। तोते से याद कर लो कि भाई तोते की तरह रट लेते थे ये। ठीक है, तो इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा किया। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के लोक थिएटर के जनक कौन है? उस्ताद अली बख्श। हरियाणा के लोक थिएटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोक थिएटर के जनक कौन हो जाएंगे? उस्ताद अली बख्श हो जाएंगे। आधुनिक लोक थिएटर के जनक, दोनों में डिफरेंस है। हरियाणा के लोक थिएटर के जनक उस्ताद अली बख्श, आधुनिक लोक थिएटर के जनक कौन हो जाएंगे? लक्ष्मीचंद जी। ठीक है जी, लक्ष्मीचंद जी हो जाएगी। पानी आली पानी प्यादे,
और आपने चला था ना, पानी तो इसमें मजा नहीं आ रहा, जब तक हरियाणवी टच नहीं मिलेगा मजा नहीं आएगा। पानी आली पानी प्या दे, भाई हमारे बचपन में आया था ये गाना, करमवीर फौजी ने गाया था इसको, ठीक है, इसको सॉन्ग में बदलकर। तो ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, इसके चक्कर में बहुत ज्यादा लोग फिटे थे, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, टंकियां होती थी, ठीक है, गांव के बाहर, वहां पर लेडीज हैं वो पानी भरने जाते थे, तो जो बड़े लड़के होते थे वो ये गाना गा देते थे, पानी आड़ी पानी प्या दे। इस चक्कर में काफी सपेड़े खाए उन्होंने, ठीक है। हम छोटे बच्चे थे, हमको कौन क्या बोलता था, वैसे हम भी गाते थे पानी आड़ी पानी प्या दे, पता नहीं होता था उस समय क्या है, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, दयाचंद मायना के द्वारा गाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। पानी आड़ी पानी प्या दे बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। एक तो पानी वाली पानी प्यादे बहुत प्रसिद्ध हुआ था, और दूसरा एक विकास कुमार का था, शायद विकास कुमार ही नाम है, हट जाता उपाच्छन नाचन दे जी भर के, हट जाता उपाच्छन नाचन दे जी भर के, बहुत तगड़ा गाना था भाई, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। ये बोल सकते हो हरियाणा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वाला ही था ये। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, तो दयाचंद मायना हो जाएगा। प्रसिद्ध सॉन्ग आप देख सकते हो, ये पीडीएफ मिलेगी। अब मांगेराम जी के ऊपर आते हैं। देखो, हरियाणा में जो अगर मेनली जो सॉन्ग को प्रसिद्ध किया है बहुत ज्यादा, वो लक्ष्मीचंद जी और मांगेराम जी, इन दो व्यक्तियों ने किया है, ठीक है। अब मांगेराम जी के बारे में जान लेते हैं, जिनका जन्म स्थान क्या हो जाएगा, सिसाना हो जाएगा, और पालन पोषण है नाना जी के घर, नानी जी के घर पांची सोनीपत में हुआ था। सोनीपत तो आपको पता ही है, जब सोनीपत में आ गया तो सांगी बनने ही थे, और वो भी तगड़े वाले। इनको कवि श्रोमणी के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कवि श्रोमणी के नाम से किसे जाना जाता है, मांगेराम जी को जाना जाता है। प्रसिद्ध सॉन्ग है, वो आप देख सकते हो, देख लेना, ठीक है। वैसे ये पूछा जाता है, देख सकते हो, दुष्यंत शकुंतला हो जाएगा, पिंगली भरतली हो जाएगा, कृष्ण जन्म हो जाएगा, नवरत्न हो जाएगा, ध्रुव भक्त हो जाएगा। तो ये जो भक्ति से संबंधित है वो मांगेराम जी ने किए थे, ठीक है। अब चलते हैं, धनपत जी का संबंध कहां से था, निदाना से था। राम किसान, एक सेकेंड, ठीक है, बस यही है, बस ये देख लेना भाई, इनके पूछे जा सकते हैं, बाज भगत क्या क्या है, ये सारे के सारे, तो इनको देख लेना। वैसे ये बाई चांस ही कभी आए हों तो आए हों, वरना ये नहीं पूछे गए हैं, तो फिर भी ये पीडीएफ में है, तो आप देख सकते हो। इन यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है, जैसे हरदेव जी, इनके द्वारा कौन कौन से जो सॉन्ग किए गए हैं, उस सॉन्गों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ही रांझा वो हरदेव जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हो। भूरा बादल, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ है। भूरा बादल पंडित शंकरलाल जी के द्वारा किया गया था। पद्मावती, ये भी शंकरलाल जी के द्वारा किया गया था। तो पद्मावती, भूरा बादल, ये सारे के सारे चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, ठीक है जी। गोरा और बादल हो गया, आपने सुना होगा, गोरा बादल, पद्मावती है, पद्मनी है, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। जो जौहर है वो कहां पर हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था भाई, पद्मनी जी ने किया था, रानी कर्णावती जी ने किया था, ठीक है। और एक और थे वहां पर चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर हुए थे। जौहर का मतलब क्या होता है कि जिस समय मुगल है ना, उस समय क्या करते थे, मुगल आक्रमण करते थे, तो जब सेना उनकी जीत जाती थी, तो उसके बाद जो महिलाएं होती थी उनके साथ वो बहुत ज्यादा गलत अत्याचार करते थे। तो इसलिए महिलाएं हैं, जैसे ही उनकी सेना हार जाती थी या कोई भी कारण होता था, तो वो आके जौहर कर लेती थी। जौहर का मतलब है जिंदा आग में जल जाना, ठीक है। बड़ा खतरनाक चीज होती होगी, क्योंकि मैं अभी चित्तौड़गढ़ गया था, तो जब मैंने उस चीज के बारे में जाना समझा, तो उसमें बड़े रोंगटे खड़े हो गए थे भाई। बड़ी खतरनाक चीज होती, जिंदा जलना अपनी मर्जी से, ठीक है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति हमें टच ना कर पाए। सलूट है भाई, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इन बातों को, बस ये बात आप ध्यान रख लेना। हरियाणा जीके के संगीत कला और स्वांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो मैंने आपको करवाए हैं। इन दोनों की पीडीएफ है ना, पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे
एक बार क्या कर लेना, इसका दोबारा से रिवीजन कर लेना, और जो जो चीजें छोड़ी हुई हैं, जो मैंने आपको बोला है कि भाई इनको एक बार देख लेना, उनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और जो बाकी पढ़ा है उसका आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये वो टॉपिक्स है जो कम स्टूडेंट पढ़ते हैं और हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं ये आज वाली क्लास है अच्छी लगी होगी, याद हुआ होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। आज वाली में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं रखे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रख दिए थे। ये आप देख रहे हो ना, जितने भी क्वेश्चंस थे क्या थे भाई, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो थे सारे के सारे, कि हरियाणा के प्रथम सफल सामी कौन थे, यहाँ हरियाणा का सबसे पहला सांग किसने किया था, सॉरी सबसे पहला सांग कौन सा था, इस प्रकार से ये वन लाइनर ही बन गए थे, ठीक है। तो और मैथ वाली क्लास आज सुबह आई है, डेली सुबह आपको 11 बजे देखने के लिए मिलेगी, डेली सुबह है ना 11 AM पे आपको देखने के लिए मिलेगी, 9 AM पे नहीं आएगी, ठीक है, 9 AM पे नहीं आएगी, 11 AM पे आएगी। तो आज वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो भी जरूर देख लेना, ठीक है। और अपने इसी चैनल पे आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, आपको एक बात और बतानी थी भाई, ठीक है, बहुत जल्दी आपके लिए जिन स्टूडेंट को मैथ बिल्कुल ही नहीं आता, रीजनिंग बिल्कुल ही नहीं आती, उनके लिए कुछ स्पेशल आएगा, ब्रह्मास्त्र आने वाला है, कमिंग सून है। इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, क्योंकि मैं एक बेहतरीन चीज बना रहा हूं, जिस दिन ये आएगी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन ये पेड होगी, ठीक है, ये पेड होगी, इसके लिए पैसे देने होंगे, और इसके लिए इतने पैसे रखेंगे कि आप आराम से दे सकते हो, ये जिन स्टूडेंट के लिए जरूरी होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा जब भी आएगा, लेकिन ये पेड होगी, ठीक है। और बाकी क्लासेज हैं, मैथ है वो पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग है वो भी पूरा पढ़ाया जाएगा अपने यूट्यूब पे। मैंने आपको बोला ना बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे सब कुछ, तो वो बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। ये कुछ स्पेशल स्टूडेंट के लिए होगी, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र आएगा इतना मुझे पता है, ठीक है, ये सभी के लिए काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।